Hello everybody, this is CK Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear student, today is the another amazing session of P block elements and today is the 13th lecture of P block elements and I am talking about nitrogen family. This is the 6th lecture of nitrogen family and today is the final lecture of nitrogen family. So guys, are you ready? तो let's start. देखिए, आज हमारा नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट लेक्चर होगा। मीन्स बोले तो आज नाइट्रोजन फैमिली अपन लोग फिनिश कर चुके होंगे। उसके बाद जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मीन्स पी ब्लॉक का 14th लेक्चर जब आएगा तो वहां से हम लोग ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो आज जो भी बचा हुआ है वो सारा का सारा टॉपिक अपन लोग नाइट्रोजन फैमिली का सारा टॉपिक अच्छे से पूरा का पूरा एज दिस टॉपिक मीन्स नाइट्रोजन फैमिली का आज हमारा फाइनल लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली आज का लेक्चर में हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फास्फोरस भी किस नाइट्रोजन फैमिली का ही तो है, नाइट्रोजन फास्फोरस। तो फास्फोरस का बहुत सारा आपको एलोट्रोप्स पढ़ना है कि फास्फोरस का कौन कौन सा एलोट्रोप्स होता है ये भी जानना है। देखो, बेसिकली तो फास्फोरस का बहुत सारा एलोट्रोप्स होता है, 7 एलोट्रोप्स फास्फोरस का एग्जिस्ट करता है, बट आपके सिलेबस में 3 ही एलोट्रोप्स फास्फोरस का पढ़ना है। 3 ही, ओनली 3 फास्फोरस का ओनली 3 एलोट्रोप्स पढ़ना है। पहला व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों होता है उसका रीजन बस आप कुछ देर तक धैर्य रखिए, चीजों को समझते जाइए। 1 घंटे के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए कंसंट्रेशन से। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लेस कीजिए, आपका डाउट का जवाब जरूर मिलेगा डेफिनेटली। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस आपको बता दे काफी इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस हम लोग फास्फोरस पढ़ने वाले हैं और एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस पढ़ने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका है अंदर से, है ना, व्हाइट फास्फोरस के बारे में, रेड फास्फोरस से ब्लैक, मतलब ये जो एलोट्रोप्स है आपको 3 ही एलोट्रोप्स पढ़ना है, ठीक है तो फास्फोरस का 7 एलोट्रोप्स है, बट आपको जो पढ़ना है वही हम लोग पढ़ेंगे, उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, व्हाइट फास्फोरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जानते हैं। व्हाइट फास्फोरस वही है P4, आपका P4 व्हाइट फास्फोरस कर लीजिए या फिर रेड फास्फोरस कर लीजिए, ब्लैक फास्फोरस कर लीजिए, है तो सभी P4, बट P4 का स्ट्रक्चर में वेरिएशन आएगा। कैसे होगा आगे आपको बताएंगे, बट है तो P4, चाहे वो व्हाइट फास्फोरस हो तो व्हाइट फास्फोरस P4। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए व्हाइट फास्फोरस का आप कैसे ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, तो P4 है व्हाइट फास्फोरस, यानी कि 4 आप फास्फोरस ले लो, चलो 1 ले ली, आप इस टाइप से अरेंज कर दो, 3 हो गया और 4 हो, 4 फास्फोरस को अरेंज कर दीजिए। आप क्या करिए, इस चारों फास्फोरस को जोड़िए डायमंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिस टाइप से, इस टाइप से डायमंड के जैसा। अब क्या करिए, हो गया। और आपको पता है कि फास्फोरस जो होता है वो कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली का है, ग्रुप 15 का है। तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे अभी तो 2 बॉन्ड बनाया है, अगर हम इस दोनों फास्फोरस को ऐसे जोड़ दे और ऐसे जोड़ दे, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने से ईच फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड हो गया। तो आपको पता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4। जब बॉन्ड पेयर 3 हो गया तो बाद बाकी जो बचा क्या, लोन पेयर, ठीक। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर यहाँ 3 हो गया तो लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा। तो इस फास्फोरस पे 1 लोन पेयर दे दीजिए ऐसे, ये 1 लोन पेयर हो गया। तो ये तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना लोगे। क्या करना है आपको, 4 फास्फोरस को अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद आप एक, है ना, एक बर्फी की तरह उसको चारों फास्फोरस को जोड़ दो, या फिर आप डायमंड की तरह इसको चारों को जोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों फास्फोरस को फिर इस दोनों फास्फोरस को ऐसे करके जोड़ देना है। यहाँ पे जो कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई आइटम वगैरह नहीं है, ऐसा मत समझना कि पढ़ा करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर जब आया था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा लिखा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ एक कार्बन है, तो ऐसा कतई नहीं समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे कट है, यहाँ पे कोई एटम नहीं है बीच में मौजूद, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो आपसे व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है।
अब देखिए कई बार यहाँ पे जेई से लेकर के नीट तक का क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें कितना टोटल लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, ये सब पूछ चुका है। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं व्हाइट फास्फोरस के रिगार्डिंग। देखो व्हाइट फास्फोरस में प्रत्येक फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। इस फास्फोरस को पकड़ो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। इस फास्फोरस को पकड़ो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। तो ईच फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में ईच फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। अब सवाल है 3 बॉन्ड बना रहा है तो आपको पता है कि फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। तो बाद बाकी जो 2 बचा वो क्या होगा, लोन पेयर होगा। एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, हमेशा 4 के इक्वल होगा। तो 3 तो आपका बॉन्ड पेयर हो गया फास्फोरस का, और एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। तो यहाँ पे इच फास्फोरस के पास कितना है, लोन पेयर, एक लोन पेयर इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो प्रत्येक फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर है और प्रत्येक फास्फोरस 3-3 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है यहां तक। अब तीसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो ना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 आ रहा है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। एक s का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा 3p का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग जाके रिवाइज करिए उसको। तो हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का क्या हो जाएगा, sp3। अब सवाल है sp3 आ गया हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का शेप है व्हाइट फास्फोरस का, टेट्राहेड्रल शेप। तो यहां तक क्लियर है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, आगे बताते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि व्हाइट फास्फोरस जो भी जस्ट हमने पढ़ा कि व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जहां से सवाल पूछ सकते थे, ये सारा चीज अभी देखा हमने। तो व्हाइट फास्फोरस का शेप कैसा होगा ये भी तो देखते हैं, जरा फील करना शेप को कि व्हाइट फास्फोरस का शेप कैसे होता है। अभी जस्ट आपको बताया ना कि व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, उसका जवाब अभी बोले थे कि धैर्य रखिए 5 मिनट के अंदर आपको मिलेगा। तो यहीं पे इसका जवाब है, ध्यान से सुनिए। देखिए इसका जो शेप होता है, शेप ऑफ व्हाइट फास्फोरस एक टेट्राहेड्रन शेप का होता है, मींस 4 फेसेस होंगे इसमें। फील नहीं आया सर, मींस 3D व्यू यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, ये बोर्ड है तो बोर्ड पे हम 2D व्यू ही आपको दिखा सकते हैं। जब चीजों को 3D व्यू में देखो समझोगे ना तो ज्यादा फील आएगा। चलिए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 3D फील आए। कैसे 4 फेसेस है टेट्राहेड्रन में, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। ये 4 फास्फोरस है, 1 2 3 4 फास्फोरस है। अब फास्फोरस जो है 3 फास्फोरस ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे, और ये कैसे, ये वाला एक फेसेस तो ये हो गया। तो ध्यान से देखो, एक फास्फोरस ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, मींस ऐसा जुड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का। देखिए ध्यान से, ऐसे करके एक फेस है, तो एक फेस ऐसे वाला है, मींस इधर वाला एक फेस हो जाएगा। देखिए हमको आपको बताना है तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से। एक फेस ऐसा है जिधर से आप देख रहे हो, और एक फेस हम देख रहे हैं इधर से। तो एक फेस तो इस साइड वाला हो गया, एक फेस तो इस साइड वाला हो गया, और एक जस्ट इसके नीचे वाला हो गया, इसके पीछे वाला। एक आगे वाला फेस, एक जो है आगे वाला फेस इस टाइप से, और एक पीछे वाला फेस। तो इस वाले में जो आप देख रहे हो, तो एक फेस क्या हो गया, एक फेस तो ये वाला हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे अंदर पीछे तो है एक फेस। अगर आप 3D व्यू करोगे, अरे यही तो है, ध्यान से देखो, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये जो जुड़ा हुआ है ऐसे, एक ऐसे है, मार्कर को ध्यान से देखना, और एक इसी पे क्या है, ऐसे करके ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, ये वाला इस टाइप का व्यू देखिए ध्यान से। ये वाला व्यू 3D में फिल करिए चीजों को, ये व्यू आ रहा है। तो ये आपका क्या है, ये तो आपको एक फेस दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस। तो एक फेस ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके जस्ट पीछे एक फेस होगा। जब आप 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। सारे लोग फटाफट से प्लेस करके बताइए, जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको व्हाइट फास्फोरस का 3D व्यू फील आया। अगर आया तो जरूर लिखिए कि सर फील आ गया, ताकि हमको पता लगे कितने स्टूडेंट को आया है। देखिए ध्यान से, तो एक फेस तो ये वाला हो गया, ये वाला एक फेस हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके
पीछे जस्ट आप 3D व्यू में जाओगे तो 2 हो गया, और फिर दूसरा फेस ये है, और फिर इसके पीछे जब आप 3D व्यू फिल करोगे तो कितना हो गया टोटल, 4 फेस हो गया। क्लियर है, 4 फेसेस हो गया। अब जब देखा गया तो इस दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये वाला देखिए ध्यान से, इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है यानी कि एंगल तो कम है। आप एक ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यही वाला तो है। ये जब आप ट्रायंगल बनाओगे ऐसा मींस 180 डिग्री होता है। तो ये तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके, इस दोनों या मतलब फोस्फोरस है, ये फोस्फोरस है, ये फोस्फोरस है। तो इसके बीच का कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ऐसा कंपाउंड आप देखे हो ऑर्गेनिक में, आपको पढ़ाया है कि ऐसा कंपाउंड क्या बहुत ही रिपल्सन फील करता है। मींस ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। अब स्टेबल नहीं होगा तो क्या चाहेगा, हम किसी और के साथ रिएक्ट कर जाए, अपना बॉन्ड टूटेगा, मींस रिपल्सन फील करेगा। 60 डिग्री है इस और इस फोस्फोरस के बीच का एंगल। इस फोस्फोरस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये वाला और ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला और इसके बीच का 60 डिग्री। जब 60 डिग्री है तो ऐसा कुछ कंपाउंड बना रहा है, यानी कि आप ध्यान से देखिए, अब वो रिपल्सन फील करेगा, और रिपल्सन फील करेगा तो क्या चाहेगा, बॉन्ड टूट जाए ताकि वो स्टेबल फील करे। मान लो आप रिपल्सन फील करते हो तो आप क्या चाहते हो कि रिपल्सन मतलब रिपेल करते हो। रिपेल क्यों करते हो, ताकि हम स्टेबल हों। तो आप खूब ज्यादा रिपल्सन फील कर रहे हो, यानी कि आप अनस्टेबल हो ना इस सिचुएशन में। जब 60 डिग्री का एंगल है तो तब तो ये अनस्टेबल है। अब क्या करेगा, तो अब जो ये फोस्फोरस था, ये वाला फोस्फोरस था, इसके बीच का जो 60 डिग्री एंगल है, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा ड्यू टू रिपल्सन की वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, फ्री हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप फ्री हो गया, मींस किसी के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। तो बताओ उसकी वजह से व्हाइट फोस्फोरस जो होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। क्लियर है लॉजिक। लॉजिक फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। आप व्हाइट फोस्फोरस को 3D व्यू में फील करिए, 3D व्यू में फील करिए। ये इसको लो, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये देखा गया कि 60 डिग्री का एंगल है इसके बीच का। तो एक तो ऐसा है, ये वाला फील कर पा रहे हो, ये वाला ध्यान से देखना आप लोग, ये वाला। तो एक फेस आप जिधर से देख रहे हो और एक इसके जस्ट पीछे, तो एक वाले में तो 2 फेस आ गया, फिर इधर वाले में 2 फेस, तो टोटल 4 फेस हो गया। तो टेट्राहेड्रन बोलते हैं, तो टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस हो गया। और इसके बीच का 60 डिग्री एंगल है, इसके बीच का 60 डिग्री एंगल है, ये ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री एंगल है। अब क्या करने लगा, रिपल्सन फील करने लगा। रिपल्सन होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और चाहता है कि स्टेबल, कोई भी चीज चाहता है हम स्टेबल हो, तो रिपल्सन फील करेगा। और एक समय आएगा जब क्या कर जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, अब इस बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया, ये दोनों। तो अब क्या करेगा, किसी के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएगा ना। तो बताइए हमको यहाँ पे व्हाइट फोस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो यही तो आपको लॉजिक बता रहे थे। तो एक एक पॉइंट हमने लिख दिया है, ध्यान से सुनिए जितना आपको बताया गया है कि व्हाइट फोस्फोरस में एंगल 2 फोस्फोरस एटम के बीच में, 2 फोस्फोरस एटम के बीच में, एक फोस्फोरस ये और एक फोस्फोरस ये, तो 2 फोस्फोरस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। देयरफॉर व्हाइट फोस्फोरस क्या हो जाएगा, जब इसके बीच का 60 डिग्री एंगल है तो रिपल्सन काफी होगा। जब रिपल्सन काफी होगा तो अनस्टेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो जब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो पी और पी बॉन्ड क्या करेगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा। क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि पी अब क्या करेगा, जब आसानी से ब्रेक करेगा, हेंस जो व्हाइट फोस्फोरस हो जाएगा, अब क्या करेगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आई थिंक समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसको चलिए फटाफट से इसको नोट करिए सारे लोग। तो अभी जस्ट अपन लोग व्हाइट फोस्फोरस कंप्लीट कर चुके, अब आते हैं रेड फोस्फोरस पे। तो सवाल एक दिमाग में उठा होगा कि सर अभी तो आपने व्हाइट फोस्फोरस जब स्टार्ट किया था तो अभी आपने क्या कहा कि P4 ही तो व्हाइट फोस्फोरस होता है, रेड फोस्फोरस भी P4 होता है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, आखिर व्हाइट फोस्फोरस से रेड फोस्फोरस क्यों बना, फिर रेड फोस्फोरस से ब्लैक फोस्फोरस क्यों बना। हमारा सवाल यह है क्यों बना, ध्यान से सुनिए।
जो P4 था वो व्हाइट फॉस्फोरस भी है और ये भी आपका P4 ही आपका रेड फॉस्फोरस भी होगा, लेकिन कैसे, थोड़ा सा चेंज होगा, वो उसका पॉलीमर होगा रेड फॉस्फोरस। बेसिकली क्या हुआ ना, वो अनस्टेबल था। जो P4 व्हाइट फॉस्फोरस जो था, व्हाइट फॉस्फोरस जो हमने स्ट्रक्चर देखा, व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा था, इस टाइप से P4, वहां भी तो आपका व्हाइट फॉस्फोरस था ऐसा, वहां पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो ये स्ट्रक्चर व्हाइट फॉस्फोरस का था, तो यहाँ पे दो फॉस्फोरस के बीच में 60 डिग्री का एंगल था और वो रिपल्सन फील ज्यादा करेगा, उसकी वजह से वो अनस्टेबल था। अब स्टेबिलिटी, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाए इन द कंपेरिजन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में रेड फॉस्फोरस का स्टेबिलिटी बढ़ा, इसलिए तो व्हाइट से रेड फॉस्फोरस बना। आखिर व्हाइट स्टेबल ही होता तो क्यों रेड बनता? नहीं, इसलिए रेड फॉस्फोरस बना क्योंकि व्हाइट आपका अनस्टेबल था, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा था दो फॉस्फोरस के बीच में, और अनस्टेबल फील, मतलब क्या था, रिपल्सन फील कर रहा था, अनस्टेबल था। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को पॉलीमराइज करते, आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा रहे थे और इस चैप्टर में बहुत बार आया है ये बात कि कोई भी मॉलिक्यूल्स वो डाइमराइज क्यों करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। कोई भी मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज क्यों करता है, डाइमराइज, ट्राइमराइज, पॉलीमराइज, आखिर क्यों करता है? कोई भी मॉलिक्यूल डाइमराइज, पॉलीमराइज, ट्राइमराइज क्यों करता है? सवाल यही है। तो इसका एक ही तो आंसर है, वो चाहता है कि स्टेबल हूं, वो स्टेबिलिटी के लिए करता है सारा काम। तो यहां पे व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में रेड फॉस्फोरस कुछ ज्यादा स्टेबल हो। हम ये नहीं करें कि सारा का सारा एंगल स्ट्रेन एक ही बार उड़ा दो, ऐसा नहीं होने वाला। एक एक करके ध्यान से समझिए। अगर हम इसको पॉलीमराइज कर दे मींस, तो कुछ ना कुछ व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में इसका स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा। किसके कंपेयर में? व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में। तो पॉलीमराइज क्यों करते हैं, डाइमराइज क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करना है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना है। तो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, वही है P4 जो आपने बनाया, जो व्हाइट फॉस्फोरस था, उसी को बस क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए इस टाइप से, मीन्स पॉलीमराइज करते जाइए। तो ध्यान देना, जब आप पॉलीमराइज करोगे तो इधर से भी जुड़ता जाएगा, और ऑन द सिमिलर वे, इस पॉलीमर का मतलब क्या है, एन टाइम्स P4 आप कनेक्ट करते जाइए, P4 का जब आप पॉलीमराइज कर रहे हो, ताकि हमारा स्टेबिलिटी बढ़े। तो देखो ध्यान से, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 आ रहा है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, इस वाले फॉस्फोरस और इस वाले फॉस्फोरस के बीच में ध्यान से देखना, तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी फॉस्फोरस बना लिया और एक लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसमें ये वाला बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो एंगल स्ट्रेन कमा। हम ये नहीं करें कि सारा का सारा एंगल स्ट्रेन खत्म हो गया, कुछ ना कुछ एंगल स्ट्रेन तो कमा, यानी कि कुछ कम रिपल्सन फील करेगा इन द कंपेरिजन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। तो अब उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा रेड फॉस्फोरस का। तो देखो जरा, ये वाला बॉन्ड तो उड़ गया और बेसिकली अब इधर से कनेक्ट होगा, वो पॉलीमराइज होता जाएगा। जब वो पॉलीमराइज होता जाएगा तो पॉलीमराइज हो गया, यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में, पहले व्हाइट फॉस्फोरस के बीच में ये 60 डिग्री वाला था और ये भी 60 डिग्री था, बट ये वाला बॉन्ड अब खत्म हो गया जब आपने क्या बनाया, रेड फॉस्फोरस मींस P4 को जब आप पॉलीमराइज किए। रेड फॉस्फोरस भी आपका P4 ही है, बट वो P4 का पॉलीमर फॉर्म है, मींस पॉलीमराइज किया आपने, तो आपका क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन कम गया, मींस व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा रेड फॉस्फोरस। तो देखिए ध्यान से, ये वाला आपका पॉलीमराइजेशन करके आपका स्ट्रक्चर है। तो पॉलीमर ऑफ सेवरल P4 मॉलिक्यूल्स, कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो पॉलीमर है किसका, सेवरल P4 मॉलिक्यूल्स का। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 कैसे है, एक फॉस्फोरस को पकड़ो आप, 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर 4 आ रहा है मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। ईच फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर है, जितना भी फॉस्फोरस है इसके पास भी क्या है, एक एक लोन पेयर है। रेड फॉस्फोरस में भी ईच फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है। दूसरा, एंगल स्ट्रेन की बात करें, हम ये कतई नहीं कहे हैं बच्चा कि आपका एंगल स्ट्रेन खत्म हो गया रेड फॉस्फोरस में, नहीं, एंगल स्ट्रेन व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में एंगल स्ट्रेन कमा है, राइट। तो एंगल स्ट्रेन इज लेस देन व्हाइट फॉस्फोरस,
बेसिकली ये वाला बॉन्ड आपने पॉलीमराइज किया तो ये इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता वो बॉन्ड नहीं बन रहा है, यानी कि अब एंगल स्ट्रेन कमा, तो व्हाइट फास्फोरस के कंपेयर में रेड फास्फोरस आपका ज्यादा स्टेबल होगा और एंगल स्ट्रेन भी रेड फास्फोरस का व्हाइट के कंपेयर में कम होगा रेड फास्फोरस का। तो क्लियर है ये पॉइंट, ये था आपका रेड फास्फोरस के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट से। देखिए अब आते हैं ब्लैक फास्फोरस। बेसिकली हमने व्हाइट फास्फोरस के बारे में देखा, रेड फास्फोरस के बारे में देखा, अब आते हैं ब्लैक फास्फोरस। देखो ब्लैक फास्फोरस क्यों बना, ये भी तो P4 ही है, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अभी जस्ट आपको बताने वाले। क्यों ब्लैक फास्फोरस बना, रेड ही फास्फोरस तक छोड़ देते ना। इसका रीजन है कि रेड फास्फोरस से ज्यादा स्टेबिलिटी ब्लैक फास्फोरस का होता है, इसलिए तो बना ब्लैक फास्फोरस। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको समझिए ध्यान से, देखो ध्यान से। ब्लैक फास्फोरस पहले क्या हो रहा था, यहां पे जगह नहीं, यहां पे आपको बता रहे। ये देखो P4 तो आपका क्या था, ये P4 तो आपका ब्लैक, व्हाइट और रेड, यही P4 होता है। बट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या क्या आ रहा था। ये चार जो था इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था, ये तो व्हाइट के लिए था, ये आपका व्हाइट फास्फोरस के लिए था। बट आप इसी को जब आप इस वाले फास्फोरस को, चलिए पहले तो आप चार अरेंज कर लीजिए, एक बर्फी की तरह बना लीजिए। आप इस वाले बॉन्ड को रहने दीजिए। अब इस वाले ये वाला बॉन्ड जो व्हाइट फास्फोरस का था, इसको हमने पॉलीमराइज करके फ्री कर दिया, यानी कि फ्री करके पॉलीमराइज कर दिया। तो ये वाला बॉन्ड जब फ्री हुआ और ये क्या करने लगा, पॉलीमराइज करने लगा, बार बार P4 का सेवरल मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते गए और एक हमको P4 का पॉलीमर्स बन गया। यानी कि व्हाइट से जब वो रेड बना तो P4 का ही क्या था, व्हाइट का ही क्या था, पॉलीमर बना। जब वो पॉलीमर तो तब बनेगा ना जब ये वाला बॉन्ड व्हाइट फास्फोरस का क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। जब ये फ्री हो गया तो अब आपका रेड बन गया, ठीक है। अब सर ब्लैक कैसा बनेगा, ब्लैक कैसा बनेगा, आप ध्यान से देखिए। ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर पहले क्या हो रहा था, जैसे आपको पता है ना कि 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड का जो रिंग होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो और पढ़ाए भी है 11th में, कि वो अनस्टेबल होता है और 6 मेंबर्ड का रिंग स्टेबल हो जाता है। बेसिकली ये क्या करेगा, अब ये जो फास्फोरस है P4, ये भी P4 ही है, बट इसका स्ट्रक्चर में वेरिएशन आएगा। ध्यान से देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्राफाइट, ग्राफाइट की तरह स्ट्रक्चर होता है, बट स्लाइटली डिफरेंस ग्राफाइट और ब्लैक फास्फोरस में क्या अंतर है। ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्लेन में होता है, बट यहां पे देखोगे ब्लैक फास्फोरस को ध्यान से देखना, ग्राफाइट का तो एक ही प्लेन में था जो स्ट्रक्चर था सारा का सारा, बट यहां पे क्या होगा, ये लेयर स्ट्रक्चर इसका भी है, मींस एक लेयर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, मींस स्टेयर की तरह बनता जाएगा, 2 3 फिर इस टाइप से बनता जाएगा। तो लेयर 1 और लेयर 2 इसको भी कनेक्ट कर देंगे, जैसे आप रेड फास्फोरस बन के आप पॉलीमराइज किए थे, बट स्लाइटली और भी डिफरेंस होगा। क्या, ध्यान से देखिए। तो जो 6 मेंबर्ड का रिंग क्यों बन रहा था, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर रहा था। बेसिकली अब हुआ क्या, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर की तरह इसका ब्लैक फास्फोरस का सिमिलर होता है। डिफरेंस यह है कि जो आपका ग्राफाइट था वो एक प्लेन में था, बट ब्लैक फास्फोरस आपका क्या है, बल्ज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेन में ही होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, यानी कि एक ऐसा होगा, बाहर से इधर, एक बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर आपको दिखाई देगा, एक प्लेन में नहीं होगा, मींस प्लेन के बाहर होगा, ऐसे होगा, इस टाइप का 3D अगर आप फील करोगे तो ये 6 मेंबर्ड का रिंग बन गया। ध्यान से देखिए, था तो P4 ही, बट ये देखिए कनेक्ट होता गया, ये ध्यान से देखिए यहां पे। तो ये वर्ल्ड स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि अब तो 6 मेंबर्ड का रिंग हो गया, दिखाई दे रहा है। अब उसका स्टेबिलिटी, यानी कि अब 2 फास्फोरस के बीच का अब एंगल का स्ट्रेन क्या हो गया, काफी कम गया। अगर आप देखो व्हाइट और रेड फास्फोरस को, तो उसके कंपेयर में ब्लैक फास्फोरस जो होगा, ब्लैक फास्फोरस का
क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेंथ कम गया। मीन्स जब एंगल स्ट्रेंथ कम गया तो इसके बीच का जो बॉन्ड हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अब रिपल्सन कम गया ना। देखो रिपल्सन हो रहा था व्हाइट फास्फोरस में, उसकी वजह से रिपल्सन हो रहा था, तो चाह रहा था कि हमारा बॉन्ड टूट जाए और हम स्टेबल हो जाए, तो वहां पे बॉन्ड कमजोर था व्हाइट फास्फोरस में, इसलिए वो क्या था, मोस्ट रिएक्टिव था। बट ब्लैक फास्फोरस में क्या हो रहा है, ये तो बल्ज्ड स्ट्रक्चर हो रहा है, अब एक प्लेन में है नहीं, तो बेसिकली हुआ क्या, अब जो यहाँ पे जो बल्ज स्ट्रक्चर था, अब एंगल भी क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन आपका कम गया। अब एंगल स्ट्रेन कम गया मींस स्टेबिलिटी तो बढ़ गया ना। अब बॉन्ड आपका क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन कम है तो बॉन्ड क्या स्ट्रांग हो गया, तो बॉन्ड जब स्ट्रांग हो गया तो अब बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, तो क्या किसी के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा क्या। तो ब्लैक फास्फोरस क्यों लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसका लॉजिक आपके पास क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं। तो ये था आपका ब्लैक फास्फोरस, और इसके रिगार्डिंग जो अभी हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताया। देखिए यहां भी हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का क्या होगा, sp3 ही होगा। तो चाहे वो व्हाइट रहे, चाहे वो रेड फास्फोरस रहे, चाहे वो ब्लैक फास्फोरस रहे, सभी का उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखोगे एक फास्फोरस का तो 3 बॉन्ड पेयर तो 1 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 आ रहा है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 आ गया। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लैक फास्फोरस हो, कुछ भी हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट अभी जस्ट आपको लिख के दे रहे हैं, है ना। तो इसको चलिए फटाफट से नोट करिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो लिखने में नहीं बनेगा, नोट करिए इसको। तो अभी जो हमने ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखा और ब्लैक फास्फोरस के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये चीज जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ब्लैक फास्फोरस के बारे में, ये आपके बोर्ड पे सामने लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। आपको ये भी तो पता है ना कि जो आप ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखे हो, आप रिव्यू करके पीछे देखना, पीछे बैक में जाना, फ्लैश बैक में जाना, और जो स्ट्रक्चर आपको अभी जस्ट ब्लैक फास्फोरस का हमने बताया है उसको ध्यान से देखना। ब्लैक फास्फोरस और ग्राफाइट का भी स्ट्रक्चर हमने बताया है, तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर और ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है। ध्यान रहे ग्राफाइट आपका क्या होता था, ग्राफाइट प्लैनर स्ट्रक्चर होता था, ग्राफाइट का प्लैनर स्ट्रक्चर होता था। बट यहाँ पे जो ब्लैक फास्फोरस है उसका बल्ज्ड स्ट्रक्चर होता है, बाहर की ओर, है ना। जो स्ट्रक्चर होगा उसका बाहर की ओर थोड़ा सा फेंका, मतलब निकला हुआ होगा, बाहर की ओर निकला हुआ होगा, बल्ज्ड स्ट्रक्चर मींस एक प्लेन में नहीं होगा। जो ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर होगा वो एक प्लेन में नहीं होगा। इसका ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर बल्ज्ड स्ट्रक्चर होगा। बल्ज्ड कहने का मतलब बाहर थोड़ा निकला हुआ होगा। लेकिन ग्राफाइट जो आपने पढ़ा, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा था, वो प्लेनर स्ट्रक्चर था, वो एक प्लेन में था सारा का सारा। तो थोड़ा बाहर की ओर निकल गया, मींस एंगल स्ट्रेन अब क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन अब क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन तो कम हो गया ना। तो ब्लैक फास्फोरस में एंगल स्ट्रेन क्या होता है, लिस्ट होता है। देयरफॉर जब एंगल स्ट्रेन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस और फास्फोरस के बीच का जो बॉन्ड हो जाएगा वो काफी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अब तो रिपेल नहीं करेगा, रिपल्सन कम जाएगा, एंगल स्ट्रेन कम जाएगा। तो पी और पी का जो फास्फोरस और फास्फोरस का बीच का जो बॉन्ड हो गया अब स्ट्रांग हो गया। जब स्ट्रांग हो गया तो क्या वो आसानी से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपका ब्लैक फास्फोरस है हेंस लेस रिएक्टिव। तो ब्लैक फास्फोरस इसलिए क्या होता है आपका, लेस रिएक्टिव होता है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट था, तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो देखिए कुछ इंपोर्टेंट बातें जो आपको बताने वाले हैं व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछ भी चुका है कई बार, नीट हो, जेई हो, चाहे अदर स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपका काम आसान हो जाए इसीलिए हमने दोनों का इंपोर्टेंट पॉइंट जो है एक साथ आपको एक जगह रख के आपको बता रहे हैं। एक्चुअली पढ़ाया आपको स्ट्रक्चर अभी जस्ट पढ़ाया हमने, लेकिन फिर भी एक बार देखिए ध्यान से, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है हर इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे एक एक करके। पहला देखेंगे व्हाइट फास्फोरस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है और आपके एग्जामिनेशन में भी वो कोई सवाल आ सकते हैं। तो बच्चा ध्यान से देखो 5 मिनट। व्हाइट फास्फोरस, एंगल स्ट्रेन व्हाइट फास्फोरस में क्या हो रहा था, हमने देखा कि व्हाइट फास्फोरस में 4 फास्फोरस जो था वो आपस में कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेन पैदा हो रहा था। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था,
व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर जब आप बनाते थे तो आपको बताया है अभी जस्ट, मींस ऐसा स्ट्रक्चर होता था। तो ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस है, और एंगल स्ट्रेन काफी होने की वजह से वो क्या चाहता है कि बॉन्ड टूट जाएगा। जब स्ट्रेन होगा बीच में, मतलब रिपल्सन होगा, एंगल का स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन काफी होगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा। और जब मतलब स्ट्रेन होता है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी क्या हो गया, घट गया ना, चीजें क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना। तो एंगल स्ट्रेन हाई होने की वजह से व्हाइट फॉस्फोरस अब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल हो गया मींस कोई भी आएगा कहेगा, जैसे देखो ना लाइफ में आप क्या करते हो, लाइफ में आपको कहता है कि अच्छा तुम आईआईटी कर लो, मेडिकल कर लो, तुम्हारे लाइफ में क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा। लाइफ में आप अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारे लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा। इसका मतलब आप उस स्टेबिलिटी के लिए रात दिन मेहनत करते हो, ठीक है, लगे रहते हो स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए। आप अनस्टेबल हो, आपको कोई भी मोटिवेट करके गया तो आपको लगा कि नहीं हमको करना है, मींस आप तुरंत रिएक्ट कर गए। उस पहले आप अनस्टेबल थे, यानी कि पहले एंगल स्ट्रेन हाई था, उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम था, अनस्टेबल था। एंगल स्ट्रेन हाई तो अनस्टेबल था, तो अब क्या करेगा, किसी के साथ हाईली रिएक्ट हो जाएगा। तो दो पॉइंट समझ में आया, एंगल स्ट्रेन हाई होगा और दूसरा पॉइंट हाईली अनस्टेबल होगा। और जब हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव भी होगा। और देखो थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट व्हाइट फॉस्फोरस के रिगार्डिंग, थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट कैचेस रीडली कैचेस फायर व्हेन इट एक्सपोज टू एयर। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है आपके यहां, उसको अगर एयर में आप छोड़ दो, एयर में लाओगे, एक्सपोज कर दोगे व्हाइट फॉस्फोरस को, तो कैचेस फायर को कैच कर लेगा। तो ऐसा गलती ना करे, है ना। अगर जानकारी नहीं है तो कभी भी व्हाइट फॉस्फोरस अगर आपके हाथ में आया तो उसको एयर में कभी भी एक्सपोज ऐसे ही मत कर दो, नहीं तो वहां आग लग सकता है, नहीं लग जाएगा, राइट। तो देखो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट बड़ा सतर्की से करना चाहिए। या तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो किसी टीचर के आप गाइड में करिए, वरना अपने से करोगे तो बहुत लेनी का देनी पड़ सकता है ना। हम लोग तो कॉलेज में बहुत बार किए हैं प्रैक्टिकल चीजों का, बट ध्यान रहे जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो केमिस्ट्री का तो बहुत ही सतर्क से रह के करना है, नहीं तो बच्चों को पता नहीं रहता और वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो वही है, व्हाइट फॉस्फोरस जैसे ही आप एयर में लाओगे वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा, मीन्स है ना, वो आग लग जाएगा वहां पे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप P4 को O2 के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना, तो क्या बनेगा, P4O10 या फिर P2O5। तो ये रिएक्शन आप दिमाग में रखेंगे। अब देखो अभी तो आपको बोले ना कि जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को जैसे ही एयर में एक्सपोज किए आग लग गया, तो ये क्या है, डार्क में ग्लो नहीं करेगा क्या। आप माचिस का तिल्ली जलाते हो, जहां पे मान लो पूरा डार्क है, अंधेला है, तो उस अंधेले में माचिस का तिल्ली जलाओ, वहां पे क्या ग्लो करने लगता है, डार्क में ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करने लगता है, क्योंकि माचिस में भी फॉस्फोरस होता है और भी बहुत सारा कंपोजिशन होते हैं, उसकी वजह से जब वो जला तो क्या हुआ, ग्लो करने लगा। तो अभी तो हमने बोला ना कि जब वो एयर में आप एक्सपोज करोगे व्हाइट फॉस्फोरस को तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि इट ग्लोज इन डार्क में ग्लोज करेगा। सिक्स्थ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इट विल गेट व्हाइट फ्यूम्स, इससे व्हाइट फ्यूम्स निकलता है, ठीक है, कैसा, P2O5 और P4O10 का, ठीक है। सेवन जो है, देखो सेवन क्या है ना, अभी आपको क्या बोले, ये अनस्टेबल है, मींस हाईली रिएक्टिव है, बट ध्यान रहे व्हाइट फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मींस वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, वाटर में इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होगा। और 8th VVI है जो 5 to 6 ईयर में लगभग 10 to 11 क्वेश्चन पूछ चुका है इस रिएक्शन से। अदर स्टेट का एग्जामिनेशन या नीट और जेई हो या फिर अदर कोई स्टेट या मेडिकल का एग्जामिनेशन में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलेंगे ये पी ब्लॉक का अभी तक का, अभी आपने जितना पढ़ा है 13th लेक्चर में, 12th लेक्चर में, आज फर्स्ट टाइम हम बोल रहे हैं इसको आप लिख के चिपका दीजिए और इसको याद कर जाइए। ये पहला रिएक्शन आपको मिला है, नहीं तो हर रिएक्शन को आपको तरीका बता रहे थे कि आप उसको इस टाइप से याद रखिए, क्योंकि इसमें देखो कोई नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा सीधा सीधा और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में आते हैं तो आपको बताया ना कि चाहे वो व्हाइट फॉस्फोरस हो,
व्हाइट से फिर क्या बना, रेड, फिर रेड से हमको क्या मिला, ब्लैक। क्योंकि व्हाइट आपका क्या था, व्हाइट तो अनस्टेबल था ना। अब स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी हमारा बढ़ जाए, तो व्हाइट से रेड में चला गया, P4 पॉलीमराइज हो गया, फिर रेड से ब्लैक में चला गया और एंगल स्ट्रेन आपका क्या हो गया, कम गया। तो पहले तो व्हाइट क्या था, अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था व्हाइट, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन काफी था। बट रेड में अगर, और इसमें देखो ये जो व्हाइट था ये CS2 में क्या था, CS2 में ये सोलुबल था ना, कार्बन डाइसल्फाइड में ये सोलुबल था। समझ में आ रहा है सभी को। लेकिन रेड, अब रेड क्या है, रेड का तो एंगल स्ट्रेन व्हाइट फास्फोरस के कंपेयर में कम है। तो जब कम है तो एंगल स्ट्रेन कम है, मींस स्टेबिलिटी तो बढ़ा ना। स्टेबिलिटी तो व्हाइट फास्फोरस के कंपेयर में रेड फास्फोरस का तो बढ़ा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल स्ट्रेन एकदम पूरा खत्म हो गया, थोड़ा बहुत तो खत्म हुआ, थोड़ा बहुत तो स्टेबिलिटी बढ़ा। और जब स्टेबिलिटी बढ़ा तो समझ लो अब CS2 क्या हो जाएगा, अब CS2 में रेड फास्फोरस सोलुबल नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो ब्लैक ये नहीं होगा, तो ब्लैक तो वाटर में भी नहीं होगा, नया CS2 में होगा। तो ये लिखा गया है थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। तो रेड फास्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल होता है एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट था जहां से क्वेश्चन जेईई और नीट पूछ चुका और पूछ भी सकता है आगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो अब इंपोर्टेंट ऑक्साइड फास्फोरस का अपन लोग देखने वाले हैं और उसका स्ट्रक्चर देखिए। तो हेडिंग लगाएंगे इंपोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, इंपोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, इंपोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का कुछ इंपोर्टेंट ऑक्साइड जो पढ़ना है आपको, क्या क्या कौन कौन सा ऑक्साइड पढ़ना है, P2O5, या फिर इसी को जब आप डायमेराइज करते हो तो क्या आता है, P4O10, और दूसरा जो है वो है P4O6। इस दो ऑक्साइड पढ़ना है फास्फोरस का। यही आपका दो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। और आपको ये बता दे कि ये जो भी ऑक्साइड है ये सारा का सारा व्हाइट फास्फोरस वाला ऑक्साइड है। सर दिमाग में हमारा सवाल उठा ये कि सर व्हाइट फास्फोरस का ही ऑक्साइड क्यों पढ़ेंगे, रेड फास्फोरस का ऑक्साइड क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हो, ब्लैक का क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। देखिए होता बेसिकली क्या है ना कि व्हाइट फास्फोरस का ही क्यों ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि व्हाइट फास्फोरस का जब स्ट्रक्चर आप बनाए थे तो वहां पे देखे थे कि एंगल स्ट्रेन काफी हाई था। जब हाई था तो वो ऑलरेडी अनस्टेबल था। जब वो अनस्टेबल था तो व्हाइट फास्फोरस आपका क्या था, हाईली रिएक्टिव हो गया ना। तो व्हाइट फास्फोरस आपका हाईली रिएक्टिव हो गया क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी मींस कब मींस अनस्टेबल हो गया, मींस किसी के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऑक्साइड भी तो उसी का बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस आपका क्या बना दिया, व्हाइट। तो ये जो ऑक्साइड पढ़ रहे हो आप P2O5 या P4O6, तो ये ऑक्साइड आपका व्हाइट फास्फोरस वाला ही है। और रेड और बचा ब्लैक, वो आखिर क्यों रिएक्ट करेगा, जब वो स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करना चाहेगा। भाई अगर आप स्टेबल हो तो फिर आप फालतू का क्यों मेहनत करोगे, राइट। तो जब वो स्टेबल है तो फिर क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि व्हाइट से ज्यादा स्टेबल है रेड और रेड से ज्यादा ब्लैक है। तो व्हाइट अनस्टेबल था, इसी की वजह से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसका ऑक्साइड बनाया। क्लियर है, तो ये दो ऑक्साइड पढ़ना है। तो देखिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर से सवाल आता है कई बार। इस दोनों से नीट जेई तो पूछा ही है, एम्स में भी 2-3 बार सवाल आ चुका है, तो हो सकता है आपके टाइम में भी पूछ दे, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर आप कैसे करना है। पहला हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे किसका, P4O6 का। आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, P4O6 का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा। आपको व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर बता रहे थे तो क्या करते थे, आप डायमंड के शेप में 4 फास्फोरस को इस टाइप से आप क्या कर लीजिए, आप इस टाइप से इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है सर, हमने तो अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या है, डायमंड के शेप में
आप क्या करिए, आपको तो अभी कितना 6 ऑक्सीजन इस पे सेटल करना है, तो एक ऑक्सीजन इस 2 फास्फोरस के बीच में रख दो, ठीक है। फिर इस दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन रख दो, फिर इस दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन रख दो, फिर इस दोनों फास्फोरस के बीच में एक रख दो। अब आपका कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन जो बचा है इसको ऐसे अरेंज कर दो, इस टाइप से, ठीक है सर। अब यहां से एक और ऑक्सीजन बचा है, इसको ऐसे अरेंज कर दो। तो क्या है, आप क्या करिए ना, बर्फी तो खाते होगे, तो बर्फी का शेप कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ, इसके बीच में ऑक्सीजन रख दो, काम खत्म। फिर यहां रख दो ऐसे करके, और फिर यहां रख दो ऐसे करके, तो बर्फी का शेप बना लो फास्फोरस का, उसके बीच में ऑक्सीजन को प्लेस कर दो, या फिर डायमंड का शेप जो आपको बताए थे। तो स्ट्रक्चर इसका ये होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है, सारे लोग बताएंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए किसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर P4O6 का है, और यहां पे आप लोन पेयर दे सकते हो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4। तो लोन पेयर होगा, आपको पता है, ये सारा ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा। अब देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड, फास्फोरस कितना बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक लोन पेयर इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, और इस वाले फास्फोरस पे भी होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, किसका स्ट्रक्चर था, P4 का स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं P2O5। देखो आपको बता दे, जो P2O5 का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, इसीलिए तो हम इसको डायमराइज करते हैं ताकि स्टेबल हो, और हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। किसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, P4O10 का, P2O5 का नहीं, ठीक है, P4O10 का। तो आपको स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करना है, P4O10 का, क्योंकि P4O10 ही स्टेबल है। तो देखिए स्ट्रक्चर, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किसका, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, P4O10 का आप स्ट्रक्चर देखिए। तो जिस भी बच्चों को P4O6 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, वो पहले P4O6 का स्ट्रक्चर बना लो। चलिए सर बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, P4O6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करते थे, आप इसको इस टाइप से अरेंज कर देते थे, 4 फास्फोरस को, है ना, इस टाइप से डायमंड के शेप में 4 फास्फोरस को हमने अरेंज कर दिया। इसके बाद क्या करते थे, 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया करते थे सर, ठीक है, डाल दो, डाल दिया हमने। फिर इस 2 फास्फोरस के बीच में 2 ऑक्सीजन डाल दो, फिर इस 2 फास्फोरस के बीच में 2 ऑक्सीजन को डाल दो, फिर इस 2 फास्फोरस के बीच में इस 2 ऑक्सीजन को डाल दो, ठीक है। अब क्या करते थे, फिर अपन लोग इस टाइप से 2 ऑक्सीजन ऐसे अरेंज करते थे, इस टाइप से। तो आपका टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हुआ है। अभी भी सर, अभी भी 4 ऑक्सीजन लगाना है। तो सर हम P4O6 का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिए, हमको तो चाहिए P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। वेरी सिंपल, क्या करिए, फास्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, और मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, डबल बॉन्ड क्या करिए, O दे दीजिए। फिर इस वाले फास्फोरस से आप क्या करिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वाले फास्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, इस वाले फास्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, फास्फोरस का है। और बाकी जो लोन पेयर बचा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, दे दो लोन पेयर, सारे ऑक्सीजन पे लोन पेयर आप दे देंगे। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, 2 लोन पेयर दे दीजिए, इस वाले पे दे दीजिए, इस वाले पे भी दे दीजिए, 2 लोन पेयर यहां भी दे दीजिए। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। तो ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, P4O10 का स्ट्रक्चर था। तो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड जो आपको पढ़ना था उसका स्ट्रक्चर आपको बता दिए। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए।
तो देखो स्टूडेंट, अभी जस्ट हमने क्या देखा कि ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस जो आपको पढ़ता है। अब आते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड्स के बारे में अब पढ़ते हैं। बेसिकली सर ऑक्सी एसिड क्या होता है, बहुत बार आपने पढ़ा है, बहुत ही इजी है। ऑक्सी एसिड बेसिकली क्या है ना, कि उस कंपाउंड में पहले तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी ऑक्सी एसिड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ साथ अदर कंपाउंड के साथ उसमें से एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन जो डिसोसिएट करे एच प्लस आयन डिसोसिएट करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। जैसे आपका H2SO4 है तो उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और उसमें से H प्लस रिलीज करता है, तो मीन्स वो क्या है आपका, उस टाइप का जो कंपाउंड रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। मीन्स क्लियर हुआ। तो अब आते हैं कुछ फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड पढ़ने वाले हैं। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO3 उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तीसरा है H3PO2 उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है। H4P2O7 उसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब ध्यान से देखो, ये चार पढ़ना है। सर इसका नाम रटना है क्या? नहीं रटना, रट्टा मारना है आपको। आपको तरीका आपको बता रहे कि कौन सा पायरो है, कौन सा हाइपो है, कौन सा मेटा है, वो सारा आगे बताने वाले। और मजेदार की बात यह है कि अभी जस्ट आपको IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के टॉपर का स्टोरी बताने वाले हैं और उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, पैरा मेटा हाइपो। तो देखिए ध्यान से, H3PO4 में अगर आप निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। इसका कितना है? +3। निकाल लोगे, उसी टाइप से उसका करोगे। तो यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर से सवाल पूछ देता है, कई बार सवाल पूछ देता है कि बताइए पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितना लोन पेयर है, हाउ मेनी लोन पेयर्स इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाउ मेनी लोन पेयर्स इन फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो पहले तो आप जानो तो क्या होता है पायरो और फॉस्फोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कितना लोन पेयर है, उसमें कितना बॉन्ड पेयर है, कितना ऑक्सीजन से कितना उसका एसिडिटी है, कितना बेसिसिटी है। आपको 11th में भी पढ़ाए थे, मोल कॉन्सेप्ट 2 जब पढ़ाए थे रेडॉक्स रिएक्शन में, एसिडिटी बेसिसिटी जब आया था टाइट्रेशन वगैरह से पहले। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर H3PO4 है। तो सिंपल अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, तो पहला आप काम करिए क्या, एक फॉस्फोरस बना लीजिए और इस पे क्या कर दीजिए, P डबल बॉन्ड O लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है अच्छा से, यहाँ पे देखो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फॉस्फोरस लिख लिया और अपने मन से अच्छे से P डबल बॉन्ड O कर दिया। तो हमारा क्या हो, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन तो बन गया, बचा 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो आपको इस टाइप से रख दो OH, ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा O और H, O और H, तो 4 ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 ऑक्सीजन इसका भी हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और फॉस्फोरस 5 कंप्लीट हो गया। तो ये था H3PO3 का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हो गया। सर इसका स्ट्रक्चर बताइए आप, तो क्या बोले थे आप, सबसे पहले किसी का स्ट्रक्चर बनाना इस टाइप का ऑक्सी एसिड का, तो सबसे पहले आप ऐसे कर दिए, P डबल बॉन्ड O लिख दिया। ठीक है सर, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन बचा है और 3 हाइड्रोजन बचा है। तो क्या करिए, यहाँ पे एक OH, ठीक है सर, एक OH इस टाइप से, ठीक है सर, और एक हाइड्रोजन बचा है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमको चाहिए, ठीक है सर इसका तो आ गया समझ में। अब जरा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का हमको स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का क्या करोगे, यहां पे P डबल बॉन्ड O लिख लो। ठीक है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एक ऑक्सीजन ही तो बचा है, तो एक ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, बाकी बचा 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर दे दो और दूसरा हाइड्रोजन इधर दे दो। फॉस्फोरस भी 5 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लिया। तो ये आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को, घर में जाके प्रैक्टिस करिए 2-3 बार और सोचिए। आपको केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए 11th का। और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वेरी सिंपल, आपको बता चुके हैं और बता भी दिए यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पायरो एसिड और हाइपो एसिड। आप कैसे पता करोगे कि ये पायरो एसिड है, हाइपो एसिड है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पायरो एसिड का एसिड में हाउ मेनी लोन पेयर्स इन पायरो एसिड,
आप कैसे बताओगे? तो पहले तो बच्चा फंस जाता है किसमें, उसको पता ही नहीं रहता कि सर वो होता क्या है, उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले तो लोन पेयर तो चुटकी का खेल है ना, कंप्लीट हो जाएगा, फट से बन जाएगा आपका। तो पायरो एसिड और हाइपो एसिड देखना ध्यान से, जब किसी भी ऑक्सी एसिड का दो मॉलिक्यूल्स में से एक H2O को मॉलिक्यूल को अगर आप निकालते हो तो पायरो एसिड मिलेगा, दो मॉलिक्यूल से एक H2O2 मॉलिक्यूल को निकालोगे तो आपको हाइपो एसिड मिलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। और एक मॉलिक्यूल ऑक्सी एसिड का एक H2O निकाल दोगे, वहां से मेटा एसिड बनेगा। अब सर याद कैसे रहे, तो आपको बता रहे हैं IIM का टॉपर था जो हाइपर हो जाता था, मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहते हैं उनके लिए IIM होता है, और इंजीनियरिंग वाले के लिए IIT होता है। तो IIM के एक टॉपर स्टूडेंट है जो काफी हाइपर हो जाता था। हाइपर मतलब है ना गुस्सा, कुछ कुछ है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ भी बात बोल दो, थोड़ा थोड़ा बात के लिए हाइपर हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, उनका गुस्सा नाक पे रहता है ना, फट से हो जाते हैं। तो ये गलत चीज है, अच्छा चीज नहीं है गुस्सा होना, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे, जब आप है ना लोगों के साथ जब आप लीडरशिप में जाओगे तो आपको हानि कर सकता है, बहुत ही हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए हाइपर होना अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो IIM का टॉपर है वो हाइपर होता है, मीन्स जब वो IIM का टॉपर कभी भी हाइपर होता था तो उसको हम क्या करते थे, पर ऑक्साइड उसको दे देते थे, पर ऑक्साइड। सर इसका मतलब क्या है, M से है मेटा और T से है 2 और P से है पर ऑक्साइड, और ये आपका जब हाइपर हो जाता था तो उसको पर ऑक्साइड दे देते थे। बेसिकली अगर हमको चाहिए फोस्फोरिक पायरोफोस्फोरिक एसिड, तो पायरोफोस्फोरिक एसिड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो दो मॉलिक्यूल्स फोस्फोरिक एसिड का बनाओ। तो फोस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, H3PO4। तो H3PO4 का दो मॉलिक्यूल्स तो 2 इंटू H3PO4, वहां से क्या बन जाएगा H6P2O8। अब यहां से आप क्या करिए ना, जो दो मॉलिक्यूल्स बना है T से 2 और P से परऑक्साइड, तो दो मॉलिक्यूल्स जब बना है तो वहां से यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल्स, 1 H2O का मॉलिक्यूल्स माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पायरो एसिड। तो पायरो एसिड किसका, फोस्फोरिक एसिड का पायरो एसिड बनाना है तो क्या बन जाएगा, वहां से जो आपका फोस्फोरिक एसिड है उसका दो मॉलिक्यूल्स पहले बनाइए, इंटू 2 करिए, फोस्फोरिक एसिड में H3PO3 था तो मल्टीप्लाइड बाई 2 किए, तो हमने 2 किया तो 2 किया तो क्या बन गया, H6P2O8 बन गया। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया। अभी आप क्या करो, यहां से एक मॉलिक्यूल से H2O, एक मॉलिक्यूल एक H2O निकाल दो, निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, H2P2O7 बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका टेक्निक था। ठीक है, कि IIM का जो टॉपर था वो हाइपर हो जाता था। क्लियर हुआ यहां तक? तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो बच्चा लोग अभी आपको बता रहे थे क्या कि कैसे आप पैरो, हाइपो, मेटा कैसे बनाओगे। तो अब करके दिखाते हैं आपको, प्रूफ करके कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। देखो, पायरोफोस्फोरिक एसिड अगर आपको बनाना है तो क्या करिए, उस फोस्फोरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल लीजिए, उस दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल से H2O निकाल लीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, पायरोफोस्फोरिक एसिड। फिर से सुनो, पायरोफोस्फोरिक एसिड बनाना है, क्या करोगे, फोस्फोरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल्स बना लो, नहीं है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। वहां से फोस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से अगर आप एक मॉलिक्यूल पानी को निकाल दोगे, मिल जाएगा आपको पायरोफोस्फोरिक एसिड। यही तो हमने किया है ना, ये आपका क्या है, दो मॉलिक्यूल फोस्फोरिक एसिड है H3PO3, तो दो मॉलिक्यूल्स लिया, इस दो मॉलिक्यूल्स में से यहां से आप पानी निकाल दो, वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बीच में ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये पायरोफोस्फोरिक एसिड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइपोफोस्फोरिक एसिड। सर हाइपोफोस्फोरिक एसिड, क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइपोफोस्फोरिक एसिड। तो पहले तो बच्चा का हालत खराब हो जाता है क्या, कि हाइपोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइपोफोस्फोरिक एसिड होता क्या है। तो हाइपोफोस्फोरिक एसिड के लिए क्या करना, फोस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल्स H2O2 निकाल लो। दो मॉलिक्यूल्स फोस्फोरिक एसिड के जब एक मोल वाटर पानी यहां से निकाल रहे थे तो पायरो बन रहा था। अगर एक मॉलिक्यूल्स H2O2 निकाल दे, H2O2 अगर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोफोस्फोरिक एसिड। तो यहां से एक मॉलिक्यूल H2O2 निकाल लिया हमने, तो H2O2 निकाला
तो ये जो बना यही आपका क्या है, यही वाला आपका है हाइपो, यह वाला आपका क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज द हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड अगर आपको बनाना है तो आपको स्टोरी दिमाग में आना चाहिए आईआईएम टॉपर का। आईआईएम का टॉपर है वो हाइपर होता है तो उसको पेरोक्साइड दे देते हैं। बेसिकली आईआईएम का मतलब यहाँ पे आई है, इसका मतलब आप समझिए कि वन, वन की तरह नहीं लिख रहे हैं क्या आई। तो ये वन यानी कि एक मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड में से अगर एक ही मॉलिक्यूल निकालोगे, पहले क्या कर रहे थे, अब तक हम क्या कर रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर को निकाल रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स में से H2O2 को निकाल रहे थे। अगर हम एक मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड में से जिसका भी एसिड होगा उसका मेटा बनाना है, तो उस एसिड का एक मॉलिक्यूल्स में से अगर एक मॉलिक्यूल 1H2O, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अगर आप वहां से रिमूव कर देते हो तो आपका क्या मिल जाएगा, हाई मींस मेटा मिल जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। राइट, क्लियर है। तो आई एम और टॉपर मींस 2P फॉर पायरो, तो दो मॉलिक्यूल्स में से पायरो बनेगा आपका। तो ये जो बना H3PO4 से एक मॉलिक्यूल लिया हमने फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 होता है, उसमें से एक मॉलिक्यूल जब निकालोगे तो क्या बनेगा, H3PO3। अब देखो H3PO3 जो बना, ये वाला जो H3PO3 बना, ये आपका अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल है तो अब क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो पॉलीमराइज होगा, डाइमराइज होगा, ट्राइमराइज होगा। तो बेसिकली SPO3 जो हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना, वो अब चाहेगा कि हम क्या हो, ट्राइमराइज हो, डाइमराइज हो या फिर पॉलीमराइज हो, ताकि हमारा स्टेबिलिटी बढ़े। तो उसी के बेसिस पे हमने H3PO3 को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पॉलीमेटा और दूसरा साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। जब हमने उसको हम पॉलीमराइज किया, जो फॉस्फोरिक एसिड था मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या आया, SPO3। तो HPO3 जो आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, उसको जब आप पॉलीमराइज करोगे तो ये आपका पॉलीमर के फॉर्म में, तो ये पॉलीमर इधर जुड़ता रहेगा, इधर बेसिकली हमने छोड़ दिया, इधर जुड़ता रहेगा। तो ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है SPO3 का होल एन। जब आप उसको कन्वर्ट कर दो, ये भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, जब आपको साइक्लिक फॉर्म में लिखोगे तो साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड था जो बना, वो स्टेबिलिटी अनस्टेबल था, वो स्टेबिलिटी के लिए क्या कर देगा, ट्राइमर बनाएगा, तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड में जाएगा। तो SPO3 का होल 3 करो, जिसका स्ट्रक्चर ये साइकिल की तरह बन रहा है, साइकिल वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये था आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, पायरो में क्या करते हो, दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल्स आप पानी निकाल दो। हाइपो में क्या करते हो, हाइपो में दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड या फिर जिसका भी एसिड का हाइपो बनाना है या पायरो बनाना है, उसमें से दो मॉलिक्यूल्स में से अगर आपको हाइपो बनाना है तो H2O2 को, एक मॉलिक्यूल्स को वहां से रिमूव करिए, H2O2 को। अगर एक मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स पानी को वहां से हम निकालेंगे तो वहां से मेटा बनेगा। क्लियर है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। इंफॉर्मेशन ये है कि जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका फॉस्फोरस एसिड होगा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो फॉस्फोरस एसिड होगा, वो क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। ठीक है, कहने का मतलब देखो ध्यान से, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3 से लेकर के +5 तक जाता है। तो इसके बीच का जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, -3 और +5 के बीच का, चाहे वो -2 हो, -1 हो, +1 हो, +2, +3, +4, इसके बीच का -3 से -5 के बीच का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉस्फोरिक एसिड होगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। मींस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा वो कंपाउंड। क्लियर हुआ। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का, देखो -3 कब बनाता था, अरे -3 कब बनाता था, जब आप -3 कब बनाता था, जब आप जैसे मान लो हाइड्राइड बनाते थे नाइट्रोजन फैमिली का, NH3, PH3, ASS3, जब आप हाइड्राइड बनाते थे तो ये आपका क्या बनता था, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस का एसिड्स का, वो आपका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा।
तो वही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है ना कि जितना भी एसिड है फास्फोरस का, ऑल एसिड्स ऑफ फास्फोरस जिसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहने का मतलब जैसे देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, आपको जब रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर मैं पढ़ा रहा था 11th में तो वहां पे डिस्कस कर दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता था। ये कहीं कंपाउंड का उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी शो करेगा, रिडक्शन भी शो करेगा साइमल्टेनियसली, मींस उसको बोलेंगे क्या है, वो कंपाउंड आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है, मींस इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पे देखिए H3PO3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब क्या है, -3 से +5 के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो वो क्या कर जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, टूट जाएगा किसमें, +5 और -3 में। तो टूट गया तो H3PO3 इसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉस्फोरिक एसिड था तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन। तो +3 से +5 में गया तो ऑक्सीडेशन हो गया इसी कंपाउंड का, और जब PS3 बना तो इसी फास्फोरस का +3 से -3 में चला गया, मींस रिडक्शन हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है H3PO2, यहां पे फास्फोरस कितना में है, यहां पे फास्फोरस कितना में है, यहां पे फास्फोरस +1 में है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से H3PO4 जब बना तो +1 से +5 में गया, मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और फर्दर जब PS3 बना तो यहां पे PS3 में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है तो +1 से -3 में जा रहा है, तो +1 भी क्या है, -3 और +5 के बीच में, इसके बीच में ये जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO2 ये भी तो एक फॉस्फोरिक एसिड है और इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। सर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो क्या बनेगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, वो टूट जाएगा, उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी का रिडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या हो गया, +1 से +5 में प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से -3 में गया तो रिडक्शन हो गया। अब देखो एक है एक्शन ऑफ हीट, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी जस्ट देखा कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब थोड़ा सा है ना, देखो केमिस्ट्री तो टोटली एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, जब आप एक्सपेरिमेंटली करते तो मजा आता है। अब क्या किया ना साइंटिस्ट, अब थोड़ा सा एक्शन ऑफ हीट दिखाया उसमें, मींस हीट करके देखा। अच्छा हम 250 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं किसको, इस फॉस्फोरिक एसिड को, तब प्रोडक्ट क्या आता है। अगर हम उसी को 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके देखा साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में, तो उसको क्या मिला, क्या प्रोडक्ट मिला, राइट। तो चलिए देखते हैं एक्शन ऑफ हीट। तो एक्शन ऑफ हीट ध्यान से देखना, H3PO4 आपका फॉस्फोरिक एसिड है, जब आप उसको 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट देते हो तो हीट देने पे वो बन जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में H4P2O7। और जब 250 डिग्री सेल्सियस से एवब का टेम्परेचर मीन 600 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर जब उसको प्रोवाइड करते हो तो वही पायरोफॉस्फोरिक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। क्लियर हुआ। और सर अभी तो जो फॉस्फोरिक एसिड था अब उसको बहुत हीट कर दो, एकदम स्ट्रांगली हीट कर दो, जितना हीट देना है दे दो, स्ट्रांगली हीट। जब आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो वही फॉस्फोरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, P2O5 या P4O10 में। क्लियर है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो देखो बच्चा, अब जो टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो देखो, आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे जब पी ब्लॉक स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि 95 to 96% चीजें जो पी ब्लॉक पे पढ़ाएंगे वो लॉजिक के साथ आपको बताएंगे, याद रखने का तरीका, ट्रिक बताएंगे, कुछ कहानियां सुना के आपको दिमाग में कैसे आप रख सकते हो रिएक्शन को, वो सारा चीज बताएंगे। बट 3 to 4% ऐसे भी रिएक्शन आएंगे जिनको आपको सीधा सीधा पढ़ के दिमाग में सेट करना पड़ेगा, राइट। आपके लिए हम इतना मेहनत करके इतना अमेजिंग ट्रिक ला रहे हैं, ठीक है, तो हमसे जितना बन पा रहा है आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। तो आपका काम है अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। तो चलिए हाइलाइट्स ऑफ फास्फोरस, देखो हाइलाइट्स ऑफ फास्फोरस जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, दो हाइलाइट्स के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, PCl3 और PCl5 के बारे में। तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो PCl3 का, तो बीच में फास्फोरस है, फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 तो क्लोरीन में चला गया, 2 इसके पास लोन पेयर पर आ गया, ठीक है। PCl5 में क्या होगा, 5 क्लोरीन जोड़ दो, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, ये PCl3 का स्ट्रक्चर है। सवाल है अब सर प्रिपरेशन कर रहा है तो कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो ध्यान से देखना, जब P4 का रिएक्शन SOCl2 के साथ जब आप करोगे
तो कितना लेना है, 8 SOCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो PCl3 बनेगा यहाँ पे, और साथ में H2Cl2 बनेगा और प्लस SO2 बनेगा। ध्यान रहे जब उसी P4 को जब आप रिएक्शन SOCl2 के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, 10 मॉलिक्यूल्स के साथ कराओगे तो आपका PCl5 बनेगा, और जब आप 8 मॉलिक्यूल्स के साथ करा रहे थे तो यहाँ पे हमारा PCl3 बन रहा था और साथ में H2Cl2 और SO2। क्लियर है ये। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, मींस उसको वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करा दो, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ। तो जब आप PCl3 और PCl5 है तो आपको पढ़ना है, जब आप PCl3 का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेसिकली क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो +3 वाला, एक +5 वाला। तो कर देते हैं, जब +3 वाला बनेगा ये बना H3PO3 बनेगा और H3PO4 बनेगा, तो +3 वाला। अगर आप H2O को लिमिटेड अमाउंट में लोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे बट H2O को लिमिटेड में लोगे, तो वहां से आपको PCl क्या बन जाएगा, PCl5 का रिएक्शन। जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे PCl5 का, तो वहां से POCl3 और HCl बनेगा। क्लियर है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ PCl5 के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बताते हैं। देखिए PCl5 जब गैसियस स्टेट में है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब वही अब सॉलिड स्टेट में चला जाता है PCl5 तो बेसिकली क्या होता है, वो अब टूट जाता है, मींस वो आयोनिक स्ट्रक्चर बनाता है सॉलिड फॉर्म में। जब वो रहेगा PCl5 तो PCl4 प्लस और PCl में माइनस में रहेगा, है ना, PCl6 माइनस में। यहां पे देखिए ध्यान से, PCl4 प्लस है और PCl6, जब PCl6 आया तो उसमें माइनस आया। क्लियर है। PBr5 जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा, PBr4 प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो ये तो क्लियर है, इसमें टूट रहा है ना। जब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग फोस्जीन गैस के बारे में पढ़ेंगे, मींस कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा और नाइट्रोजन फैमिली का भी लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोस्जीन गैस। देखिए फोस्जीन गैस क्या होता है, PH3, जो PH3 है आपका वो फोस्जीन गैस है। PH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे, एक फॉस्फोरस ले लो, बाकी तीन हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक क्या है आपका लोन पेयर है। तो जो PH3 होता है ये आपका फोस्जीन गैस होता है। अब इसको अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो फोस्जीन गैस को प्रिपेयर करना चाहते हो तो देखो P4 को आप NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो वहां पे फोस्जीन गैस मिलेगा और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaH2PO2 बनेगा। सेकंड, दूसरा जो है आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी फोस्फाइड, किसी भी फोस्फाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहां से भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो, फोस्जीन गैस का क्या यूज होता है पहले तो बताएंगे आपको। फोस्जीन गैस PH3 है, उस फोस्जीन गैस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। सेकेंड, उसको प्रिपेयर कैसे करोगे, जब P4 का रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaOH के साथ, तो आपको फोस्जीन गैस मिलेगा और प्लस साथ में NaHH2PO2 भी मिलेगा। सेकेंड, जब उसको हाइड्रोलिसिस करोगे किसी भी फोस्फाइड के साथ तब भी आपको क्या मिलेगा, फोस्जीन, मींस Ca3PO2 प्लस 6H2O। सवाल है तो ये प्रिपेयर हो गया, फोस्जीन गैस प्रिपेयर हो गया। कैसे प्रिपेयर होता है आपको बताया अभी जस्ट। अब इसका यूजेज क्या है, तो रियल लाइफ में यूजेज क्या है देखिए ध्यान से। होलमेज सिग्नल के तौर पे इसका PH3 का इस्तेमाल करते हैं। जो फोस्जीन गैस है उसका इस्तेमाल कभी जाके देखना, जो शिप वगैरह होते हैं, जो पानी में शिप जो चलता है, जो जहाज, वहां पे अब जैसे मान लो कोई क्रॉस कर रहा है, अगर आप सिग्नल दिखाओगे तो कैसे पता लगेगा कि वहां से शिप आपका है ना वहां से जा रहा है। तो उस सिग्नल के तौर पे आप फोस्जीन गैस का इस्तेमाल करते हो PH3। तो यूज्ड इन शिप्स टू शो सिग्नल, जो शिप होता है, जो जहाज होते हैं, वहां पे सिग्नल के तौर पे आप यूज करते हो किसका, फोस्जीन गैस का। तो एक यूजेज तो ये है आपका। क्लियर है। और P2O5 का डेंस वाइट फ्यूम्स होता है और लीक करता है सिग्नल। अब सेकंड जो लास्ट है वो है रिडक्शन ऑफ PH3 विथ मेटल सॉल्यूशन। अब PH3 का रिडक्शन मेटल सॉल्यूशन के साथ देखिए, PH3 HgCl2, और जब इसके साथ ध्यान से देखिए लास्ट टॉपिक है ये रिडक्शन ऑफ PH3 विथ मेटल सॉल्यूशन। जब फोस्जीन गैस का रिएक्शन CuSO4 के साथ कराओगे मेटल सॉल्यूशन के साथ, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर क्या है एज ए मेटल, तो मेटल का सॉल्यूशन है। तो अगर फोस्जीन गैस का रिडक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि ये सभी का सभी क्या है, जितना भी
जो प्रोडक्ट बनेगा PS3 का रिडक्शन विद मेटल सॉल्यूशन के साथ, वो सभी का सभी ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं। जैसे देखिए PS3 CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Cu3P2 बन रहा है, साथ में H2SO4 बन रहा है। PS3 जब रिएक्ट कर रहा है AgCl के साथ तो Ag3P बन रहा है प्लस HCl। HCl यहाँ भी बनेगा जब HgCl2 फोस्जीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तब Hg3 और P2 बनेगा, साथ में HCl बनेगा। ये जितना भी कंपाउंड बना जो PS3 का मेटल सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन करवाए और उसका जब रिडक्शन हुआ तो वहां से जो प्रोडक्ट निकल के आया उस सभी का सभी क्या दे रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मींस वो नीचे बैठ जाएगा जाके और उसका जो कलर है, इस सारा का सारा कंपाउंड वो ब्लैक कलर का है, ब्लैक प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गया। नाइट्रोजन फैमिली में टोटल 6 लेक्चर लगे हैं और नाइट्रोजन फैमिली का ये लेक्चर 6 था और फाइनल लेक्चर था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये लेक्चर बढ़ा हुआ है, उसके लिए आप चिंता नहीं करिए। देखिए, एक सिद्धांत लाइफ में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आप नीट और जेई जैसे एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो आपको रात दिन मेहनत करना ही पड़ेगा पागलों की तरह, डेफिनेटली, तब जाके आपको मिलेगा। क्योंकि लाइफ में आप आगे चल के डॉक्टर बनोगे। तो इतना बड़ा कुछ मिलने वाला है, नीट आपको इतना बड़ा देने वाला है। यार मार्केट जाते हो तो आप एक छोटा सा कोई बर्तन खरीदते हो तो उसको थोक के देखते हो मजबूत है कि नहीं, जबकि उसमें आपको कितना लग रहा है, ओनली 100 रुपीज लग रहा है, फिर भी ठोक के देखते हो मजबूत है कि नहीं। तो आपको डॉक्टर बनाने वाला है, इंजीनियर बनाने वाला है, तो क्या आपको नहीं देखेगा, क्या टेस्ट लेके देखेगा कि नहीं देखेगा? हार्ट से हार्ट एग्जामिनेशन होगा आपका, डेफिनेटली। तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट पढ़ के जाओगे कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन आपसे नहीं निकलेगा। इसलिए आप धैर्य रखिए। लेक्चर थोड़ा बड़ा भी होता है तो आप अच्छे से केयरफुल्ली कंसंट्रेट होकर सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करके उसको देखिए, चाहे जितना देर हो, 2 घंटे 3 घंटा, जितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करके उठिए। आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज हमारा नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गया। बहुत ही बड़ा ग्रुप था, टोटल पी ब्लॉक की बात करें तो क्लियर हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और लास्ट में आपको बता दें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो अभी जाइए, फटाफट से लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है? तो इतना अमेजिंग लेक्चर पी ब्लॉक का मिल रहा है, कहीं भी आप मैच कर लीजिए मार्केट में, इतना अमेजिंग नहीं मिलने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय बच्चों।